और चलिए आगे बढ़ेंगे जहां आज हमारे साथ जुड़ रहे एक ऐसे शिक्षक जिन्हें बच्चे आज का द्रोणाचार्य कहते हैं, जिन्होंने खुद कई बार यूपीएससी की परीक्षा दी पर सफल नहीं हो पाए, लेकिन ना जाने कितने छात्रों को उन्होंने तैयार किया है जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा देना चाहते हैं। उन्हें सही दिशा भी उन्होंने दी है और शिक्षा दी है। एक ऐसे शिक्षक जो बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री के मास्टर अवध प्रताप ओझा की, जो कि हमारे साथ लाइव जुड़ने जा रहे हैं। जुड़ गए सर आप। बिल्कुल अवध ओझा जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप लाखों छात्रों को ट्रेनिंग देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, सबसे पहले ये बड़ा ही बेहतरीन काम आपकी ओर से किया जाता है, क्योंकि शिक्षक का योगदान किसी भी छात्र के जीवन में बहुत बड़ा होता है। सर आप से सवाल पूछ रहे हेलो। जी अवध ओझा जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो। जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से आप लाखों छात्रों की प्रेरणा है, आप उनको शिक्षा देते हैं, लेकिन एक शिक्षक का योगदान किसी भी छात्र के जीवन में बहुत बड़ा होता है। जी जी। जी, ऐसे में जो यूपीएससी के छात्र हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो सिर्फ जितने भी प्रतिस्पर्धा के लोग तैयारी कर रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि छात्र जीवन पे हट आमतौर पर आजकल क्या होता है, जीवन को ही प्रतिस्पर्धा के दौर में भी लेकर जाता है। जब आप कॉलेज में हैं तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब आप कंपटीशन दे रहे हैं तो आप युद्ध कर रहे हैं। तो जब आप युद्ध कर रहे हैं तो फिर नियम बदल जाएंगे। नियम इस तरह से बदल जाएंगे कि आपको एक योद्धा की तरह लड़ाई करना पड़ेगा। अभी क्या है, क्लास में, स्कूल में क्या है, कॉलेज में क्या है कि अगर 80 लड़के हैं तो मैनेजमेंट चाहेगा सब पास हो, लेकिन कमीशन कभी नहीं चाहेगा सब पास हो। तो जहां 100 में से सिर्फ 5 लड़कों को पास करना है, वहां तैयारी का पूरा फॉर्मेट बदल जाना चाहिए। एक युद्ध की भूमिका में व्यक्ति को आना चाहिए और एक कृष्ण की तलाश करनी चाहिए। बिल्कुल, और जिस तरीके से आप हजारों स्टूडेंट के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, प्रेरणा बन गए हैं, कहाँ से आपने इसकी शुरुआत की? और ऐसे छात्र जो कि असफल हो जाते हैं कई बार, उनको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? कैसे उनको आगे बढ़ना चाहिए? हिंदुस्तान में जो अध्यात्म की धारा है वो बड़ी महान धारा है, और 98% लोग जो जिंदगी से निराश होते हैं वो उस धारा में जाते हैं। तो मेरी भी वही कहानी थी। जब मैं जीवन के मूल धारा से निराश हुआ और पराजित हुआ तो अध्यात्म की धारा में प्रवेश किया, और जब वहां प्रवेश किया तो मुझे पता चला कि असली मंत्र तो हिंदुस्तान का यहाँ छुपा हुआ है कि युद्ध शांति से किया जाता है। जो सबसे बड़ी चीज मैंने सीखी, तो वो तो धर्म मेरी प्रेरणा, अध्यात्म मेरी प्रेरणा बना, संत मेरी प्रेरणा बना। और दूसरी बात मैं युवाओं से ये कहना चाहूंगा कि असफल कोई नहीं होता है। एक होती है कीमत, एक होता है वैल्यू। तो जब आप मान लीजिए आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आपकी कीमत अदा नहीं हुई, आप आईएएस नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, लेकिन 2 साल की तैयारी में जो आपकी वैल्यू का विकास हुआ है, वो वैल्यू अगर आप पहचान लें तो वो जीवन में आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। बिल्कुल। और आमतौर पर लोग इस कीमत और वैल्यू के बीच डिफरेंस नहीं कर पाते, बस वहीं फंस जाते हैं। बिल्कुल, आप हमेशा से ये कहते रहे कि इस दुनिया में ताकत की पूजा होती है, लेकिन आपकी नज़र में ताकत का मतलब आखिरकार क्या है? और जिस ताकत की आप बात करते हैं, वो ताकत तो जो और स्टूडेंट्स हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वो ताकत कैसे लाएं? मैडम, भगवान की परिभाषा ही यही है, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट। ये ईश्वर की परिभाषा है। तो जिसके पास शक्ति है वो भगवान हो गया, और जब भगवान हो गया तो उसके अंदर देने की क्षमता आ गई। भाई कौन है मंदिर में जो देने जाता है? भगवान से 99.9% या मैं कहूँ 100% लोग मांगने ही जाते हैं। और जिस व्यक्ति के पास देने की क्षमता आ गई, इस देश ने पेड़ों की पूजा की, वो ऑक्सीजन दे रहा था। इस देश ने सूर्य की पूजा की, पूरी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी उसी पे टिकी हुई है, फोटोसिंथेसिस। तो बिना शक्ति के आप दाता नहीं बन सकते, और जब तक आप दाता नहीं बन सकते आप भगवान नहीं बन सकते। बिल्कुल सर, हम देखते हैं आमतौर पर हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बेहद ज़्यादा कठिन होता है, लोगों की रुचि काफ़ी ज़्यादा कम होती है, रुझान भी कम होता है। वही विषय आपने क्यों चुना? आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या? और जो और भी स्टूडेंट्स हैं जो ये सब्जेक्ट नहीं चुनते, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इतिहास एक सारे विषय, हर विषय का एक ऐसा शिक्षक होता है जो उस विषय को बहुत। और एक मूवी आई 3 इडियट, उसमें एक बड़ी प्यारी सीन है जब वो जाके अपने दोनों फ्रेंड का नाम बोर्ड पे लिखता है, फ़ारेनहाइट और राजुलाइजेशन।
तो वो कहता है अपने डीन से कि सर पढ़ा तो आप मुझसे बहुत अच्छा सकते हैं, मैं यहाँ पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि पढ़ाते कैसे हैं। कि आज अगर लड़का क्लास में बैठा है तो वो सोच के बैठे कि आज वो क्या सीखेगा, आज क्या नया विकास उसके मन में होगा। ऐसे सारे विषय कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। इकोनॉमी आपको बता रही है कि पूरी दुनिया कैसे चल रही है, ज्योग्राफी आपको बता रहा है कहाँ किस चीज में इन्वेस्टमेंट करना है, सोशोलॉजी आपको बता रहा है कि भाई एक तरफ एक महाद्वीप में औरतों का दमन हो रहा है, दूसरी तरफ दूसरी महाद्वीप में औरतें इतनी आजाद है, तो आखिर ये व्यवस्था कैसे बन रही। जो लोग सीखने के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए पढ़ाई मस्ती है, और जो लोग रटने के लिए पढ़ रहे हैं वो तो परेशान। बिल्कुल, बेहद ही अच्छी बात आपने कही, लेकिन एक बात और गौर करने वाली है कि जिस तरीके से हम देखते हैं यूपीएससी की जो तैयारी कराते हैं टीचर्स, सूट वूट में बन ठन कर नजर आते हैं, लेकिन आपका जो जलवा है वो बेहद ज़्यादा अलग है। आपके लुक को लेकर भी हमेशा चर्चाएं होती हैं कि आप सिर्फ हमेशा टी शर्ट में ही नजर आते हैं। आखिरकार इसके पीछे कारण क्या? मैडम जब कोई चीज आपको कोई देता है, जैसे आपने मुझे मर्सिडीज गिफ्ट कर दी, तो मैं उस पर क्या ऐड दूंगा मैडम। ये जो भी मेरे अंदर चीजें हैं ये सब भगवान और मेरे गुरु की देन है। अब उसको मैं अगर अपने पे लेकर सूट अरमानी का पहनने लगूं तो मेरा गुरु बड़ा नाराज हो जाएगा। तो वो जो गमछा मैं डालता हूँ मैडम वो मेरे गुरु की देन है, तो उस सम्मान में मैं उस गमछे को पहनता हूँ मैडम। बिल्कुल, जिस तरीके से आपकी पॉपुलैरिटी है सर, और अगर राजनीति की बात करें, पॉपुलर इंसान हमेशा राजनीति में कदम रख ही लेता है, तो क्या इस तरीके की आपकी भी कोई चर्चाएं या फिर कोई बातें, क्या राजनीति में आप कदम रख सकते हैं आगे? मैडम राजनीति हमेशा अच्छे लोगों ने सफल की है। जेपी जयप्रकाश नारायण जी, राम मनोहर लोहिया जी, डॉक्टर अंबेडकर जी। एक बार फिर से इस देश को जरूरत है उस दौर के नेताओं की, डॉक्टर अंबेडकर जैसा नेता, राम मनोहर लोहिया, पीएचडी इकोनॉमी से पीएचडी कर रखी थी बर्लिन यूनिवर्सिटी से मैडम। तो जिस दिन वो पढ़ी लिखी लॉबी, समझदार लॉबी राजनीति में आ जाएगी, फिर अगले 30 साल में हम एक महाशक्ति बन जाएंगे। बिल्कुल सर, शिक्षा के क्षेत्र में जी, हालांकि हो चुकी है मैडम, लेकिन फिर भी मैं आऊंगा जरूर राजनीति। बिल्कुल, तो शिक्षा के क्षेत्र में आपका जिस तरीके से बड़ा योगदान है, और तो क्या ये समझा जाए 24 के लोकसभा चुनाव में आपकी एंट्री जल्द होगी, कहां से होगी, क्या होगी? हालांकि ये तो सवाल मैं आपसे नहीं पूछूंगी, लेकिन पहले से बधाई जरूर और शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन 24 के इलेक्शन में लड़ूंगा जरूर। चलिए ठीक है, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे अवध ओझा, मोटिवेशनल स्पीकर, जो कि हमारे साथ जुड़े। उन्होंने बंसल न्यूज से खास बातचीत की है, और देखिए बंसल न्यूज से खास बातचीत में इन्होंने ये कहा कि ये आने वाले समय में राजनीति में एंट्री करेंगे, यानी कि ये समझा जाए कि इनकी एंट्री अब राजनीति में होने वाली है, क्योंकि बंसल न्यूज से खास बातचीत में इन्होंने खुलकर ये बात कही है कि आने वाले समय में जो समझदार लोग हैं, जो आइडियोलॉजी है, वो उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन बंसल न्यूज से जिस तरीके से खास बातचीत की, जब हमने इनसे सवाल पूछा कि क्या ये राजनीति में एंट्री कर सकते हैं, क्या आने वाले समय में चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, तो उन्होंने इससे इनकार नहीं किया और बेहद ही अपने अंदाज में इस बात का जवाब दिया, और इस बात से इनकार ना करते हुए कहा कि हाँ, आने वाले समय में राजनीति में इनकी एंट्री हो सकती है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का